ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली है। कल शाम 6:50 पर दिल्ली में लाल किले के पास लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने गाड़ी में हुआ है बड़ा धमाका। दिल्ली में कार धमाके पर जम्मू कश्मीर में अब बड़ा एक्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से 2 लोगों को हिरासत में लिया है और ये 2 लोग कौन हैं? एक का नाम आमिर है, दूसरे का नाम उमर है। दोनों की तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। आमिर से उमर से पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल ये जो पुलवामा के आमिर और उमर का नाम सामने आ रहा है, सूत्रों के हवाले से i20 कार उमर ने ही सबसे आखिर में खरीदी थी। एक के बाद एक कई खरीदार इस i20 कार के, जिसमें कल धमाका हुआ और ऐसे में आखिरी खरीदार के तौर पर इस i20 कार के उमर का नाम सामने आया। उमर पुलवामा से है। पुलवामा में 2 लोगों को अब हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी की एक रिपोर्ट। दिल्ली में कल हुए धमाके में जो फोटोग्राफ सामने आया था वो पुलवामा के सांबोरा के ही आमिर का बताया गया। हम इस समय आमिर के घर पे मौजूद हैं। यहाँ पे उनके चचेरे भाई हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ मीर। अशरफ, कल जिस तरीके से फोटो सामने आया था आमिर का और बोला गया कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, जो गाड़ी थी वो आमिर ने खरीदी थी, तो क्या कहना है आपका इस? फोटो जो था वो आमिर का ही दिखा रहे हैं, लेकिन नाम जो ये बोल रहे हैं वो इनका नहीं है। क्या नाम बोल रहे हैं वो? क्या? तारिक अहमद। तारिक अहमद। तो ये जो बोल रहे हैं आमिर ने गाड़ी खरीदी और वो HR नंबर की गाड़ी उन्हीं की, तो क्या है हकीकत? मतलब ये काम कर रहा है प्लम्बर का, हमें नहीं लगता है ये इसने किया होगा। तो आमिर कहाँ है इस टाइम? आमिर उसको रात के वक्त ही इन्होंने उठाया था। रात के वक्त उठाया था। जो दिल्ली पुलिस बता रही है, वो कह रहे हैं कि आमिर ने गाड़ी खरीदी, उमर को दी, उमर ने कोई, आप किसी उमर के बारे में मुझे मालूम नहीं है। आपको नहीं पता? क्योंकि मैं सुबह आया घर में, मतलब चाय पी रहा था, तभी मैंने फोटो देखा था इसका, तभी मैं इधर आया। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो घर वाले क्या कह रहे हैं? इनको पता ही नहीं है। माँ है घर में और भाई है, उसको भी उठाया इन्होंने। भाई का क्या नाम है? उमर रशीद। यानी आमिर और उमर? हाँ, आमिर और उमर 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। और तारिक कौन है? तारिक पता नहीं कौन है। तारिक पता नहीं कौन। तो जिस तरीके से बताया गया है कि गाड़ी खरीदी गई, गाड़ी, क्या कभी आमिर और उमर दिल्ली गए थे गाड़ी खरीदने के लिए? इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ। आमिर और उमर क्या काम करते हैं? आमिर प्लम्बर का काम करते हैं और उमर ठेकेदारी कंट्रैक्टर है बिजली डिपार्टमेंट के। तो कब उठाया गया है पुलिस की तरफ से उनको? ये मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। कल रात को उठाया है, क्योंकि मैं अभी आया घर, मैं था दावत पे, तो अभी मालूम हुआ कि उनको उठाया। शुक्रिया। तो देख रहे हैं कि परिवार का साफ ये कहना है कि इनके 2 भाई जो हैं आमिर और उमर, वो पुलिस की हिरासत में हैं। एक प्लम्बर का काम करता है, दूसरा ठेकेदार है और उनका मिलिटेंसी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और अब वो फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, संबोरा, पुलवामा। तो रिपोर्ट आपने आसिफ कुरैशी की देखी और आसिफ कुरैशी बात कर रहे थे आमिर के परिवार के लोगों से, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आमिर और उमर 2 भाई हैं। तारिक कौन है, इसको लेकर आमिर का परिवार कह रहा है हमें नहीं पता। आमिर उमर को दोनों को फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। i20 कार क्या आमिर ने खरीदी थी? क्या आमिर ने खरीद कर उमर को दी थी? तारिक कौन है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस आमिर उमर को हिरासत में लेकर उनसे जवाब लेने की जुगत में है। इस बीच आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है और जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, इस समय तस्वीर क्या है ग्राउंड जीरो पर? हम देख रहे हैं जब से धमाका हुआ तब से जांच एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, एफएसएल की टीम, बड़े अधिकारी सब एक एक कर मौके पर पहुंच रहे हैं। अभी मौके पर कौन मुआयना कर रहा है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, तस्वीरें दिखाइए जरा ग्राउंड की नीरज।
देखिए रोमाना, जो तफ्तीश है वो चल रही है। एफएसएल की टीम और एनएचजी जैसे आपने बताया बिल्कुल वहीं पर है जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये सामने जो ब्लास्ट साइट है ये सामने दिख रही है, आपको ब्लास्ट साइट दिख जाएगी जहां पर ये सफ़ेद रंग का शामियाना से घेर रखा है। इसके अंदर वो गाड़ियाँ भी हैं जो कि ब्लास्ट के में चपेट में आई थी, खासतौर से वो जो I-20 और उसके अलावा जो बाकी गाड़ियाँ और थी जिसमें आग लग गई थी। ई रिक्शा भी है उसमें शामिल है। तो इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। इसके साथ साथ जो यहाँ ये क्योंकि रोड पर ही पार्किंग होती है तो उस पर वहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनको भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा एक गाड़ी जो चली गई थी जिसको ब्लास्ट की चपेट में आई थी, जिसको अभी कुछ देर पहले हमारे जो सहयोगी हैं सुशील उन्होंने दिखाया था, वो चलते हुए आगे तक चली गई थी, उसको आगे रोक दिया गया है। वहाँ पर हो सकता है पुलिस वालों ने रोका होगा कि वो भी डैमेज हुई थी, तो उसकी भी जाँच की जाएगी इम्पैक्ट की वजह से। तो वो वहाँ पर खड़ी हुई है। ये देखिए अधिकारी हम लोग देख सकते हैं फॉरेंसिक्स के, यहाँ पर पूरा एरिया, इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है लाल किले के ठीक सामने। और अब कड़ियाँ इसी तरह की जोड़ी जाएंगी क्योंकि ये जो फॉरेंसिक की जो सैंपल्स लिए जाएंगे यहाँ पर इन गाड़ियों से उठाए जाएंगे जो ज़मीन पर यानी कि रोड पर जब ये गाड़ी का ब्लास्ट हुआ होगा। ये देखिए जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं ये सब इस एरिया को सघन जांच कर रहे हैं, ना केवल उस एनक्लोजर को। देखिए ये जो फॉरेंसिक के अधिकारी हैं इनके हाथों में जो मशीन्स हैं वो दरअसल ये डिटेक्ट करती है कि इनके यहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है, कोई इस तरह के अगर उनको लगता है कि कोई एक्सप्लोजिव यहाँ पर मिल गया तो उसको उठा लिया जाएगा, जिससे कि ये कड़ियाँ जोड़ने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए ये पूरा इस एरिया को, ये जितना भी कॉर्डन ऑफ किया गया, बैग वैग यहाँ पड़े हुए हैं सब, यहाँ पर लोग सब यहाँ छोड़कर भाग खड़े हुए थे, भगदड़ मच गई थी, उन सबको भी जांच कर रहे हैं। तो ये एक जांच का विषय भी है और दूसरा सिक्योरिटी का भी है कि कहीं कोई और दूसरा कोई इस तरह की कोई संदिग्ध कोई बैग या वस्तु तो यहाँ पर नहीं रखी है। उसके लिए ये जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो दिल्ली की जो फॉरेंसिक्स हैं, इस लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं वो हैं, दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम है, NIA की टीम यहाँ पर है, एनएचजी की टीम ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से ये जांच कर रही है। तो उन सब चीज़ों को जांच किया जा रहा है। ये इस वक्त हम रोमाना अगर आपको समझाना चाहें तो ये जो रेड लाइट है लाल किले की, ठीक उसके सामने ही हम लोग खड़े हुए, सामने रेड लाइट देख सकते हैं, कैमरामैन चाको दिखा सकते हैं। एक तरफ गेट नंबर 4 है जहां पर ब्लास्ट हुआ था, जो गाड़ी थी वो गेट नंबर 4 जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर लाल किले का वो वहाँ पर थी, उधर से निकली थी वो, और वहाँ पहुँचते ही रेड लाइट पर जैसी धीमी हुई वहाँ ब्लास्ट हो गया 4 मिनट बाद ही पार्किंग से निकलने के बाद। और सामने इधर की तरफ जो हमारी तरफ जब अगर देखेंगे, क्योंकि मैं रोड की दूसरी तरफ खड़ा हुआ हूँ क्योंकि कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इस ब्लास्ट साइड को, तो वो 1 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन का, तो ये लाजपत राय मार्केट की तरफ का जो मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पर है। इन सब की जाँच की जा रही है, फॉरेंसिक जाँच अपनी जगह पर है, और जो दूसरी जाँच चल रही है उन कड़ियों को जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो हिरासत में लिया है, जो कि कर रही थी सहारनपुर की और फरीदाबाद वाला जो केस है जिसमें हरियाणा पुलिस भी जुड़ी हुई है, उन सब की जांच की जा रही है कि जो संदिग्ध जो पकड़े गए हैं, आरोपी पकड़े गए हैं, आदिल पकड़ा गया है, मुजम्मिल पकड़ा गया है, 7 कुल मिला के आधा दर्जन से ज़्यादा जो डॉक्टर्स और उनके साथी हैं वो पकड़े गए हैं। और साथ ही जो गाड़ी वाले जो मालिक हैं और जिनकी कस्टडी में थी ये गाड़ी थी, चाहे तारिक हो, उमर हो, आमिर हो, इन सब से भी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कह रहे हैं, देखिए जांच का दायरा जो है वो काफी बड़ा है, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच के दायरे में वो नाम भी हैं जो कल आपने पहली बार सुने थे, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। उसमें डॉक्टर आदिल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर मुजम्मिल पुलवामा का फरीदाबाद में था, उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद से करीब 3000 किलो केमिकल अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक बनाने में काम आता है वो केमिकल बरामद हुआ था। इसके अलावा कई चार्जर्स हैं, बैटरीज हैं, वो बरामद हुई थी उसी की निशानदेही पर। साथ ही डॉक्टर शाहीन, लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उसी डॉक्टर शाहीन की गाड़ी का बताया जाता है डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल कर रहा था, और डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से कल एक हथियार भी बरामद हुआ था। अब ये जांच का दायरा बढ़ता हुआ, और इस सब के बीच बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली में धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय तय पाया गया है जब गृह मंत्री के आवास पर यह बैठक होगी। NIA के DG, IB के डायरेक्टर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बीच एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं, और जो आमिर उमर की गिरफ्तारी हुई है उन्हीं का घर जहां मौजूद हैं इस वक्त आसिफ कुरैशी। आसिफ, परिवार क्या कह रहा है आमिर और उमर की गिरफ्तारी के बाद? I-20 कार का राज, परिवार क्या इस पर कुछ रोशनी डाल पा रहा है या बिल्कुल अनजान है? रोमाना, देखिए जो आमिर और उमर हैं वो संबूरा गांव में रहते हैं, जबकि हम इस समय कोयल में हैं जहां पे डॉक्टर उमर के घर पे हम मौजूद हैं। डॉक्टर उमर के बारे में वही व्यक्ति हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने I-20 गाड़ी खड़ी थी। हम उस समय उसके घर के बाहर खड़े हैं। परिवार
खुद सदमे में है। परिवार का ये कहना है कि उनको उमर के बारे में नहीं पता है कि वो किस आइडियोलॉजी के साथ था, कहाँ था, क्या कर रहा था, लेकिन परिवार का ये कहना है कि उनके पास जो जानकारी थी ये पता था कि उमर बाहर एक अस्पताल में काम कर रहा है और वहीं पे वो रह रहा है। और जब अब ये डॉक्टर उमर कहाँ पर है, कि उमर ही ये वो डॉक्टर उमर बंदा कहाँ पर है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? ये डॉक्टर उमर कहाँ है? वही बताने जा रहा था रोमाना। देखिए, बताया यही जा रहा है कि जो बंदा गाड़ी चला रहा था, जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वो डॉक्टर उमर है। और हो सकता है कि इस धमाके में उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन परिवार के पास इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा दे कि ये वो घर है जहां पे शोक सब परिवार जो है वो अंदर बैठा हुआ। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता है कि उमर ने गाड़ी कब खरीदी थी, क्यों खरीदी थी। और डॉक्टर वो है वो बाहर काम कर रहा है। परिवार के पास सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। परिवार के पास क्या जानकारी थी? डॉक्टर उमर बाहर कहाँ काम कर रहा था? क्या डॉक्टर उमर भी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था? क्या ये भी पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम कर चुका है, जहां डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, जिनकी कल गिरफ्तारी हुई है, वो पहले काम कर चुके हैं? क्या डिटेल्स है, बताइए जरा इस डॉक्टर उमर के बारे में। देखिए, डॉक्टर उमर के बारे में कल ही बात सामने आई थी कि फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई थी उसके बाद से ही वो लापता था। और यह माना जा रहा है कि इन तीनों का संपर्क एक दूसरे के साथ है, क्योंकि तीनों एक ही जिले के रहने वाले हैं, पुलवामा जिले के ही रहने वाले हैं। जो गांव है एक ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुर में पड़ता है। और कल से ही पुलिस इन तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है वो ये है कि डॉक्टर उमर ने गाड़ी खरीदी थी रॉयल जो दुकान थी उनसे दिल्ली में, लेकिन गाड़ी खरीदी गई थी तारिक अहमद नाम के कुयल के ही उस व्यक्ति के जिसका नाम सामने आया था। लेकिन जो फोटोग्राफ सामने आया था वो आमिर का था। और आमिर के तार इनके साथ कैसे जुड़ते हैं कि आमिर जो सिम कार्ड यूज कर रहा था वो तारिक अहमद के नाम पे है। और कल जब पुलिस की छापेमारी रात को संबुरा गांव में आमिर के घर पे हुई तो वहां से उसके भाई उमर को भी पुलिस अपने साथ ले गई। जहां तारिक जेके बैंक में की एटीएम गाड़ी चलाता है, वही आमिर के बारे में यह बताया गया है कि वो प्लम्बर का काम करता है, जबकि उसका भाई उमर जो है वो जम्मू कश्मीर जो बिजली विभाग है यहाँ पे ठेकेदारी का काम करता है। यानी जो तार हैं वो फिलहाल जुड़ते हुए दिख रहे हैं सूत्रों के हवाले से। लेकिन अब ये तभी साबित हो पाएगा अगर ये साबित हो जाए कि जो गाड़ी खरीदी गई थी, जो गाड़ी धमाके में तबाह हुई, उसमें क्या डॉक्टर उमर ही वो गाड़ी चला रहा था, क्या वो उस समय उस गाड़ी में मौजूद था। क्योंकि जो फोटोग्राफ सामने आए हैं उसके अनुसार वो डॉक्टर उमर ही है जो कुयल का रहने वाला है, जहां पे हम खड़े हैं। यानी जो गुत्थी है सुलझती भी दिख रही है, लेकिन जो सवाल है वो भी बढ़ते जा रहे हैं कि आखिर इसके तार कहां से किस किस के साथ जुड़े हुए हैं। रोमाना, आपने अभी तक जितनी जानकारियां साझा की हैं, मैं एक बार फिर से जरा दर्शकों की आसानी के लिए उनके सामने रखती हूँ। आप भी जरा गौर से सुनिए, क्योंकि इसी से जुड़े हुए मेरे कुछ और आगे आपसे सवाल होंगे। पहली बात यह कि कल फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर वो करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट केमिकल बरामद हुआ था। उससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। ये डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, ये आतंक के सरगना, आतंक के चेहरों के तौर पर कल देश के सामने आए। अब जैसा कि आसिफ कुरैशी हमें बता रहे हैं, इन्हीं का एक और साथी, उसका नाम उमर, और वो डॉक्टर उमर जिसे कल फरीदाबाद में तलाश किया जा रहा था, जो कल फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई थी डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर और वहां पर वो केमिकल बरामद हुआ था, तब पुलिस के हत्थे नहीं लगा था। वही डॉक्टर उमर ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं इस i20 कार का मालिक था। वही डॉक्टर उमर सूत्र ये संदेह जता रहे हैं इस i20 कार को चला रहा था और फरीदाबाद से ये बदरपुर बॉर्डर वाले रास्ते से होते हुए कल दोपहर 3:18 पर, क्योंकि यही i20 कार वो दिल्ली में दाखिल हुई, तो ये डॉक्टर उमर ही सूत्र बता रहे हैं इस गाड़ी को लेकर दिल्ली में आया और दिल्ली में आकर लाल किले के पास ये धमाका। इसको लेकर भी अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं कि धमाका कहीं और करना था, वो गलती से शायद धमाका यहां लाल किले के पास हो गया इनके टारगेट पर, वरना तो कोई और जगह थी। अब वो कौन सी जगह थी, इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी, इन्होंने कहां रेकी की थी, इसको लेकर अभी तस्वीर और साफ होगी। लेकिन
इस सब के बीच जो दो नाम और आए, एक तो डॉक्टर उमर का है, जिसको ये बताया जा रहा है कि i20 कार यही डॉक्टर उमर चला रहा था, i20 कार इसी डॉक्टर उमर ने खरीदी थी। अब दो नाम और आए हैं, एक आमिर का और दूसरा उमर का। वो आमिर का भाई है उमर, जो कि ठेकेदारी का काम करता है, और आमिर जो है वो प्लम्बर का काम करता है। सवाल अब ये है आसिफ कुरैशी कि डॉक्टर उमर तक तो कड़ियां जुड़ रही हैं, लेकिन डॉक्टर उमर की ये आमिर और आमिर के भाई उमर से कड़ियां कैसे जुड़ती हैं? इनके नाम कहां से आए? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि जो गाड़ी खरीदी गई है वो डॉक्टर उमर ने खरीदी थी, कैश पेमेंट की थी, लेकिन वो कैश पेमेंट जो है, चूंकि जो तारिक अहमद नाम का व्यक्ति है, तारिक मलिक नाम है उसका, वो जेके बैंक में एक एटीएम ड्राइवर के तौर पर काम करता है, एटीएम गार्ड के तौर पर काम करता था, तो उसके नाम वो उस ट्रांजैक्शन के साथ जुड़े जब पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन जो गाड़ी खरीदी गई थी वो उसी तारिक अहमद के नाम पर खरीदी गई थी, जिसका जो एटीएम गार्ड है। अब तार आमिर और इसके साथ कैसे जुड़े हैं? जो फोटोग्राफ सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि ये वो व्यक्ति है जिसने गाड़ी खरीदी, वो फोटोग्राफ आमिर का था, और आमिर जो सिम कार्ड यूज कर रहा था वो तारिक अहमद का था। यानी जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई दिख रही हैं, और उन्हीं कड़ियों को आधार बनाते हुए पुलिस जो है गिरफ्तारियां कर रही है, पूछताछ हो रही है। लेकिन इसके तार पूरे इस जो मॉड्यूल है कैसे जुड़े हुए हैं वो फिलहाल स्पष्टता से सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो ये कड़ियां जोड़ी जा रही हैं वो इस तरीके से जोड़ी जा रही हैं कि डॉक्टर उमर ने तारिक अहमद के नाम पे, तारिक मलिक के नाम पे गाड़ी खरीदी, तारिक मलिक का सिम जो है वो आमिर इस्तेमाल कर रहा था, और आमिर का फोटोग्राफ वो चाबी लेते हुए जो कल वायरल हुआ था, तब पुलिस उसके पास पहुंची और आमिर के घर से ही आमिर के भाई उमर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। यानी 3 व्यक्ति जो है कश्मीर में हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें तारिक, उमर और आमिर, ये तीनों पुलिस हिरासत में है, जिनसे पूछताछ हो रही है। तारिक, आमिर और उमर पुलिस हिरासत में है। वहीं एक और किरदार डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। डॉक्टर उमर ने दरअसल ये गाड़ी खरीदी थी, भले ही तारिक अहमद के नाम पर खरीदी हो। डॉक्टर उमर ही फरीदाबाद से बताया जा रहा है इस गाड़ी को खुद चलाकर दिल्ली लेकर आया, बदरपुर बॉर्डर के रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुआ, और फिर लाल किले की पार्किंग में जाकर गाड़ी खड़ी रखी, और उसके बाद जब धमाका हुआ तो सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है जो गाड़ी चला रहा था शख्स वो डॉक्टर उमर ही था। इस बीच दिल्ली में धमाके को लेकर जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये जांच की जा रही है, तहकीकात चल रही है। दिल्ली में कार धमाके के बाद फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फरीदाबाद के धौज फतेहपुर तगा गांव में जांच एजेंसियों की टीम पहुंची है। फरीदाबाद के अल फलाह कॉलेज में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल फरीदाबाद से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर उसकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी तादाद में केमिकल बरामद हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से बरामद हुई थी विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट। और अब पुलिस अपनी जांच को और आगे बढ़ाते हुए, देखिए जांच कहां से शुरू हुई थी? जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जांच शुरू की थी। जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का मामला था, श्रीनगर में जो पोस्टर चस्पा किए गए थे, उसी मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर आता है डॉक्टर आदिल। जम्मू कश्मीर पुलिस जब अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो फिर अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहां पर डॉक्टर आदिल ने पहले काम किया था, वहां एक लॉकर डॉक्टर आदिल के नाम होता है, और जम्मू कश्मीर पुलिस उस लॉकर को खोलती है ये सोचकर कि वहां से और भड़काऊ सामग्री, कुछ और पोस्टर्स जैश ए मोहम्मद के समर्थन में वहां से पुलिस बरामद करेगी। लेकिन जब वो लॉकर खोलती है तो वहां पर तो हथियार मिलते हैं, और जब हथियार मिलते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस को ये बात समझ में आती है कि ये मामला जितना सादा नजर आ रहा है उतना सादा है नहीं, मामला बेहद गंभीर है। और उसके बाद जांच आगे बढ़ती है, एक के बाद एक ये साजिश वाले किरदार इस मामले में जुड़ते जाते हैं, बेपर्दा होते जाते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर डॉक्टर शाहीन तक जिन्हें गिरफ्तार किया गया, और साथ ही कुल 8 लोगों के करीब गिरफ्तारियां कल कर ली गई थी। कल ही डॉक्टर उमर की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन डॉक्टर उमर कल पुलिस को नहीं मिल पाया। अब आज फरीदाबाद का अल फलाह कॉलेज, और यहां पर फिर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यहां पर फिर पूछताछ की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा सुशील से जानते हैं, सुशील, कहीं ना कहीं एपी सेंटर जो है, केंद्र बिंदु जो है अभी तक इस पूरी साजिश का, वो फरीदाबाद नजर आ रहा है, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल था, जहां पर डॉक्टर शाहीन थी, जहां पर ये डॉक्टर उमर भी था। कुल मिलाकर वहीं अब जांच का दायरा सिमटता हुआ भी नजर आ रहा है।
जी देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से अब इस पूरे मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि फरीदाबाद यानी कि रुमाना जैसा आप जिक्र सुबह कर रही थी और हमने बताया सूत्रों से कि जो गाड़ी है वो बदरपुर बॉर्डर क्रॉस की, इसका मतलब जरूर है कि गाड़ी अगर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री कर रही है तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर फरीदाबाद से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से जो अमोनियम नाइट्रेट वो भी 2563 किलोग्राम फिरोजपुर तैग से और फौजपुर गांव से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, वॉकी टॉकी का मिलना, टाइम मशीन का मिलना, इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं बहुत संजीदा करती है कि जिस तरह से जो कार में ब्लास्ट यहां पर लाल किला में हुआ है और बदरपुर से वो गाड़ी अगर दिल्ली में एंट्री की है सरिता बिहार। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं आपके पास आ रही हूँ सुशील, जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है लाल किले के बिल्कुल नजदीक, एएसआई ने लाल किला बंद करने का फैसला लिया है। 3 दिन के लिए लाल किला बंद रहेगा। 3 दिन तक पर्यटक देश भर से पहुंचते हैं, विदेशी पर्यटकों का भी हुजूम यहां पर रहता है। लाल किला घूमने के लिए लोग आते हैं, दूर दूर से लंबी लंबी कतारों में इंतजार करके टिकट खरीदते हैं लाल किला अंदर जाने के लिए। लेकिन अभी एएसआई ने सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया है। 3 दिन तक एएसआई ने लाल किला बंद कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, ये एहतियाती कदम जो एएसआई की तरफ से भी उठाया गया और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण फैसला है जो एएसआई ने लिया है। 3 दिन तक लाल किला बंद रहेगा। सुशील जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी है वो यही है कि 3 दिन तक लाल किले को बंद किया जाएगा। उसके पीछे वजह भी है रोमाना, क्योंकि जिस तरह से हॉटस्पॉट जो लाल किला का मेन गेट था वहां पर ब्लास्ट होता है, वहां से मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और 4 काफी पास में है। तो ऐसे में जो लाल किला घूमने आने वाले लोग हैं, अगर उनको इजाजत दी भी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो जांच हो रही है, भीड़ भाड़ जो है वो बढ़ेगा। और इसीलिए फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि 3 दिन तक फिलहाल एहतियातन, जब तक इस पूरे मामले में इनिशियल स्टेज जो जांच है, फॉरेंसिक की टीम है और तमाम जो सबूत जुटाए जा रहे हैं, सड़कों पर तमाम जो सामान बिखरे पड़े हैं, उन तमाम चीज़ों के जो सबूत जुटाए जा रहे हैं, एहतियातन ये बड़ा फैसला लेते हुए 3 दिन तक लाल किले को बंद रखने की फिलहाल ये फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब लाल किला अगर बंद होगा तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियों को भी एक बड़ा दायरा मिलेगा जांच करने के लिए, क्योंकि लगातार जो आगंतुक हैं, जो बाहर से लोग आते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं भीड़ होता है। और सबसे बड़ी बात है रुमाना कि अब जो पूरा इलाका है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। पार्किंग में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, कोई बाहरी गाड़ी पार्किंग में फिलहाल रुमाना नहीं जाएगी। सरकारी गाड़ियां फिलहाल जा रही हैं, जांच एजेंसी के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां से जा रहे हैं। ये वो पार्किंग है जिसका जिक्र हम लोग सुबह से भी कर रहे थे, जहां पर 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही। और बताया ये भी जा रहा है कि जब तक गाड़ी यहां पर खड़ी रही तब तक वो संदिग्ध व्यक्ति इसी गाड़ी में बैठा रहा। लेकिन आप देखिए लगातार एनएसजी की जो टीमें हैं, सीआईएसएफ की जो टीमें हैं, वो लगातार इस पूरे स्पॉट का मुआयना कर रही हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ है, अब जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं हरियाणा में, और खासतौर से हरियाणा का फरीदाबाद जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। फरीदाबाद में 2 गांव पड़ते हैं, ध्वज गांव, फतेहपुर तगा गांव। यहां पर जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं। एक बार फिर से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहीं से कल बड़ी मात्रा में वो केमिकल बरामद हुआ था जो विस्फोटक बनाने के काम आता है। अमोनियम नाइट्रेट वो केमिकल है। और साथ ही फरीदाबाद का अल फलाह कॉलेज, यहां भी सर्च ऑपरेशन जारी है। फरीदाबाद से ही आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से ही विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा उज्जवल से जानते हैं। उज्जवल, ये अल फलाह कॉलेज और इसी अल फलाह कॉलेज से सीधा संबंध डॉक्टर मुजम्मिल का भी, डॉक्टर शाहीन का भी और डॉक्टर उमर का भी, और इसीलिए यहां पर अब सघन तलाशी अभियान और पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी का अपडेट क्या है उज्जवल? बिल्कुल ठीक रोमाना जी, देखिए कल जिस तरीके से जो धमाका हुआ है उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार ही और तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो ताबड़तोड़ एक्शन में नज़र आ रही हैं। कल रात से ही जो है वो एक्शन में पुलिस और जांच एजेंसियां हैं। और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो जो फरीदाबाद में जिस तरीके से कल जो है तमाम एजेंसियों ने जाँच पड़ताल की, उसके बाद जो है आज भी इसी तरीके की जो ध्वज गाँव है वहाँ पर पूरी तरीके से जो आप ये कह सकते हैं जो वो गाँव है उसको छावनी में जो है
है वो तब्दील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पर चलाया गया है। अमोनियम नाइट्रेट जिस तरीके से बरामद हुआ था उसके बाद ही लगातार जो है यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 2 जगह जो है फरीदाबाद के अंदर जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है और भारी संख्या में यहाँ पर जो है वो जांच एजेंसियां पहुँच चुकी हैं और जिसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तार जोड़े जा रहे हैं कि आखिर ये पूरा जो एक मॉड्यूल जो तैयार किया गया वो कैसे किया गया और कौन कौन इसमें लोग शामिल हैं। इन सारी चीज़ों पर जो है वो जांच एजेंसियों ने पैनी नज़र अपनी बना रखी है और उसी कड़ी में जो है वो ध्वज गांव के अंदर पूरी तरीके से जो है वो छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है। तमाम आला अधिकारी जो है इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और आगे जो है वो पूरी तरीके से जो है वो छानबीन जो है वो की जा रही है। रखिए उज्जवल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। तो 14 साल के बाद दिल्ली है। इससे पहले 2011 वो साल था जब दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाके हुए थे और ऐसे में दिल्ली धमाका, कार में धमाका, कार वाली साजिश का सूत्रधार कौन? यही वो जवाब है, सवाल है, माफ कीजिएगा, जिसका जवाब इस वक्त जांच एजेंसियों की तरफ से शिद्दत से तलाशा जा रहा है और जांच के दायरे में न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि हरियाणा का फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर तक इस वक्त जांच की जा रही है। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर। धमाके में कुल 9 लोगों की जान गई है और जान गंवाने वाले लोगों की अब धीरे धीरे कर पहचान हो रही है। एक और व्यक्ति की शिनाख्त कर ली गई है। 22 साल के कैब ड्राइवर पंकज सहनी की इस धमाके में मौत हुई है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे पंकज। मृतक पंकज सहनी की भी शिनाख्त कर ली गई है। बताया जा रहा है पंकज सहनी अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने स्टेशन जा रहे थे और तभी कार धमाके की चपेट में आ गई। पंकज सहनी को उनके परिवार के लोग ढूंढ रहे थे। रोते बिलखते कई परिवार हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर अपनों की खोज में हैं। बहुत से लोग मौका वारदात पर भी पहुंच रहे हैं लेकिन वहां से पुलिस उनको एलएनजेपी वापस भेज रही है क्योंकि जो शव हैं वो भी एलएनजेपी अस्पताल में ही रखे गए हैं और साथ ही साथ जो घायल हैं उनका इलाज भी फिलहाल दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ही चल रहा है। कुल 9 लोगों की मौत हुई थी और धीरे धीरे कर अब मृतकों की शिनाख्त हो रही है। इसी कड़ी में एक और मृतक जिनकी शिनाख्त कर ली गई है, इनका नाम पंकज सहनी बताया जा रहा है। ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, कैब ड्राइवर थे, अपनी गाड़ी चलाते थे और अपनी गाड़ी से ही किसी रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने गए थे। शाम के वक्त जब यहां लाल किले के नजदीक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने धमाका हुआ, उस वक्त पंकज सहनी भी अपनी गाड़ी में उसी इलाके में मौजूद थे और उनकी गाड़ी भी इस धमाके की चपेट में आई। पंकज सहनी की भी मौत हो गई है। तो अब तक करीब 6 से 7 शव ऐसे जिनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन कुछ शव ऐसे हैं इसी बुरी तरीके से जले हुए हैं कि अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और अपनों के इंतजार में ये शव भी वहीं दूसरी तरफ अपने हैं जो शिद्दत से तलाश कर रहे हैं अपनों की, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं। एलएनजेपी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 14 साल बाद ऐसा मौका आया जब दिल्ली है, क्योंकि इससे पहले 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जब धमाके हुए थे उसके बाद कमोबेश दिल्ली में इस तरीके के धमाकों के सिलसिले पर ब्रेक सा लग गया था, वरना एक दौर वो भी था जो दिल्ली वालों ने देखा है जब कोई भी मौका हो और दिल्ली पर साया मंडराता था असुरक्षा का, लेकिन उसके बाद तस्वीर दिल्ली की बदली और दिल्ली सुरक्षित हुई। लेकिन अब 14 साल के बाद एक बार फिर वही डर है, वही खौफ है और उसी डर और खौफ के साए में जीने को दिल्ली के लोग मजबूर हैं। धमाका जोरदार था जो बीती शाम हुआ है लाल किले इलाके के बाहर चलती गाड़ी में और अभी तक पुष्टि इसकी आधिकारिक तौर पर, मैं फिर से दोहरा दूं, आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि इस धमाके के पीछे वजह क्या थी। ये महज सिर्फ एक हादसा कहा जाएगा या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। दिल्ली में कार धमाके में मारे गए 9 लोगों में अब तक 6 लोगों की पहचान हो चुकी है। 6 शवों की पहचान कर ली गई है। 3 मृतकों की शिनाख्त डीएनए टेस्ट के जरिए होगी। परिजनों को ढूंढने भी पहुंच रहे हैं लोग, अपने डीएनए सैंपल भी दे रहे हैं वहां पर लोग जो अपनों की तलाश में हैं, भटक रहे हैं जगह जगह। और अब एलएनजेपी अस्पताल में वो डीएनए सैंपल भी दे रहे हैं। अपनों की तलाश में लोग बेबस हैं। एक तरफ लोग हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी है जो मौका वारदात पर पहुंच रही है और लगातार जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कल देर शाम ये धमाका हुआ 6:50 के आसपास और तब से आप ये कह सकते हैं कि पहले तो राहत और बचाव कार्य उस पर फोकस था, उसको अंजाम दिया गया और उसके बाद से रात से सुबह होने का इंतजार जांच एजेंसियों ने नहीं किया। रात भर जांच की जाती रही, पड़ताल की जाती रही।
एनएसजी से लेकर एनआईए की टीम से लेकर फॉरेंसिक टीम से लेकर रहकर तमाम जो टीम्स हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं और वहां पर जांच कर रही हैं। एफएसएल की टीम अपने जांच के दायरे को भी बढ़ा रही है। जहां तक बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, देखिए धमाका इतना जोरदार था कि उस बैरिकेडिंग को पार करके भी कुछ टुकड़े हैं क्षत विक्षत शवों के जो बिखरे पड़े हुए हैं। आज सुबह एबीपी न्यूज की टीम की मौजूदगी यहीं इसी इलाके में थी। मैं खुद वहां ग्राउंड पर मौजूद थी और बैरिकेडिंग सुशील, जहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, जहां पर मीडिया कर्मियों को रोका हुआ था, हमने देखा था कैसे एफएसएल की टीम जो है उस बैरिकेडिंग को पार करके जिधर हम लोग मौजूद थे, मीडिया कर्मी मौजूद थे, वहां पर भी पहुंची और वहां से भी एक टुकड़ा जो किसी के शरीर का टुकड़ा था उस टुकड़े को भी उठाया गया, उसको जमा करके एफएसएल की टीम लेकर गई है। तो भीषण हादसा, भीषण धमाका और ऐसा धमाका जिससे एक बड़ा इलाका दहला है, पर खच्चे वहां पर गाड़ियों के उड़े और लोगों के उड़े। सुशील, बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर रोमाना न केवल परकच्चे उड़े बल्कि जैन मंदिर जो वहां से कुछ ही दूरी पर है, एफएसएल की टीम जैन मंदिर के ऊपर तीसरी मंजिल पर भी गई है, जहां पर लोगों के जो छत विछत शव थे यानी कि जो टुकड़ा था उनका, वो वहां पर छत पर मिला है। वहां से भी कलेक्ट किया गया है कुछ बॉडी पार्ट को जो एफएसएल की टीम लेकर आई है और उनको फिलहाल एलएनजेपी भेजा भी गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो ब्लास्ट की तीव्रता थी वो कितनी ज़्यादा थी, जहां पर रोमाना हम और आप सुबह खड़े हुए थे उसके दूसरे साइड में गाड़ियों के कई जो पार्ट हैं वो भी बिखरे पड़े हुए थे, जो शीशे थे वो टूट गए। सामने जो सुशील, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मैं ग्राउंड पर दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो जो आतंकी डॉक्टर उमर है जिस पर संदेह जताया जा रहा है कि वही ये i20 कार चला रहा था, उसी आतंकी डॉक्टर उमर के घर पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। एबीपी न्यूज पर डॉक्टर उमर की चाची, उन्होंने बयान दिया है। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में काम करता था उमर, ये चाची बता रही है। 3 साल पहले दिल्ली गया था डॉक्टर उमर। चाची ने जो कुछ कहा है एबीपी न्यूज के कैमरे पर, एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी से दिखाते हैं आपको खास बातचीत। हम इस समय क्वेल पुलवामा में हैं और यहाँ डॉक्टर उमर नबी के घर पे हमारे साथ उनकी चाची हैं तबस्सुम। तबस्सुम जी, ये बोलेंगे ये उमर ही है ना? हाँ, ये उमर ही है। ये डॉक्टर उमर है? डॉक्टर उमर है, हाँ। डॉक्टर उमर कहाँ पे हैं और क्या करते हैं? वो डॉक्टर है। कहाँ पे? वो बाहर है। बाहर कहाँ पे? वो तो मुझे पता नहीं, मगर बाहर है वो। बाहर है, हाँ। तो खबर ये आ रही है कल जो दिल्ली में धमाका हुआ उसमें उमर शामिल है, तो क्या आपके पास इसके बारे जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। हम तो आप ही लोगों से सुन रहे हैं, हमें कसम से कुछ पता ही नहीं है। आप ही लोगों से हमने ये सुना है कि उसने ये करवाया वो करवाया, हमें क्या पता है, हम तो अंदर घर बैठे हैं। तो उमर कब आखिरी बार घर आए थे? आज से पहले 2 महीने आए वो। 2 महीने? हाँ, 2 महीने हो गए। तो कहाँ से डॉक्टर की पढ़ाई की थी उमर ने? उस बारे में मुझे मत पता है, मैं तो चाची हूँ उसकी। अच्छा। ज्यादा पता होगा इसके घर वालों को, मुझे मत पता है। अच्छा, क्या वो गवर्नमेंट मेडिकल अनंतनाग में भी काम करता था? हाँ, करता था उधर भी। अनंतनाग में काम करता था, हाँ। वो जो बाकी जो 2 लड़के डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल, उनके बारे में कोई जानकारी? नहीं, मैं तो उनको जानती नहीं, ना कभी मैंने सुना है उनके बारे में। नहीं। क्या कल से पुलिस ने आपके यहाँ किया है क्या? कहाँ? यहाँ आए थे कल 10:30 बजे। पहले आए थे, वो कैंप पे था ना, उन्हें इसके देवर को फोन लगाया था, जो ये है ना हमारी भाभी, बोला था कि फोन साथ लेके आना कैंप पे। फिर हम गए थे उसके साथ, पता नहीं वहाँ क्या पूछताछ हुई, फिर उन्हें छोड़ा था। फिर हम आए घर, फिर खाना खाया तो 10:30 बज गए, तो पड़ गए हमें छापा और उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। वो क्या करता है, ये क्या, आप क्या लगती हो, वो क्या लगती हो, हमने सब कुछ बता दिया है। फिर उन्होंने उसके वो है ना बड़ा छोटा वाला भाया, उसको उठाया। तो कितने कौन है उमर के परिवार में यहाँ पे? उनके 2 भाई, 1 बहन, भाभी, उसका फादर, मदर। तो सारे लोग कहाँ हैं अब? वो 2-3 को ले गए, पहले उसके 2 भाई को और फिर सुबह को उनकी माँ को लेके गए हैं वो। तो आपको कुछ जानकारी इस बाबत, क्या उमर किस तबीयत का लड़का था, क्या करता? अच्छा था, अच्छा लड़का था, बस सिर्फ वो पढ़ाई करता था, हमें बस इतना ही पता है, बाकी कुछ पता ही नहीं है कसम से। क्या आपको कभी ये लगा था कि उसका कुछ मिलिटेंसी रिलेटेड कुछ ऐसा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं। जब वो बैठता था ना, उसके जब मैंने बहुत बार उसके मोबाइल पे सिर्फ पढ़ता रहता था। वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन था, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यस, वो सिर्फ वही पढ़ता था। बाहर जाके भी पढ़ता है, अंदर भी पढ़ता है। वो कहता मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ने दो, बस उसके मन में सिर्फ पढ़ाई थी। तो अब जब ये खबर सामने आई तो क्या आपको शौक है या शौक है और क्या है? हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब हमें कल छापा पड़ा है यहाँ पे, ऐसे लड़के को भी इल्जाम पे इल्जाम लगाए रहेगी, क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं, खुदाई की कसम। तो देख सकते हैं जो परिवार जो है वो कह रहा है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उनको कभी ऐसे संकेत मिले थे। तो ये डॉक्टर उमर की चाची तबस्सुम को आप सुन रहे थे। तबस्सुम बता रही है कि परिवार वालों को इसकी कोई भनक तक नहीं थी। वो तो डॉक्टर था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान रहता था, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं और सीसीटीवी में यही डॉक्टर उमर नजर आ रहा है जो i20 कार चला रहा है और वही गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर निकालकर लेकर आ रहा था लाल किला वाली रोड पर। इस बीच दिल्ली कार धमाके में मारे गए एक और व्यक्ति की पहचान अब कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के रहने वाले हैं ये, दिनेश मिश्रा इनका नाम है। दिनेश मिश्रा की भी इस धमाके में मौत हुई है। एक एक कर शवों की शिनाख्त हो रही है और अब एक और शव की शिनाख्त कर ली गई है जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के रहने वाले दिनेश मिश्रा के तौर पर हुई है। दिनेश मिश्रा भी कल लाल किले वाले इलाके में ही मौजूद थे जिस वक्त शाम 6:50 पर i20 गाड़ी में धमाका हुआ और वो भी इस धमाके की चपेट में आए और उनकी भी मौत हो गई। उनके भी शव की शिनाख्त कर ली गई। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली में कार धमाके को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। धमाके के आसपास वाले इलाकों से मोबाइल का डेटा लिया जा रहा है। लाल किले की पार्किंग, आसपास का मोबाइल डेटा जांच एजेंसियां इकट्ठा कर रही हैं। कार में धमाके के वक्त बातचीत का सुराग मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार डॉक्टर उमर जब पार्किंग एरिया में बैठा हुआ था और पार्किंग एरिया में बैठकर वो इंतजार कर रहा था, वो किस बात का इंतजार कर रहा था इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। तो उस दौरान मोबाइल पर वो किसी से क्या बात करता हुआ सीसीटीवी में क्या उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं, इसको लेकर भी अब जानकारी ये सामने आ रही है कि इस पूरे इलाके में मोबाइल टावर्स और डेटा निकाला जा रहा है और कौन किसके संपर्क में था ये जानकारी भी खंगाली जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी मौके पर मौजूद है, सुशील पांडे भी मौके पर मौजूद है। नीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जिस तरीके से अब अच्छा सुशील ने ये खबर दी है और सुशील के पास इस खबर को लेकर और डिटेल्स है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुशील, बताइए जरा किस तरीके से इस इलाके में जो मोबाइल डेटा है उसको खंगालने में अब जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और कौन से तार जोड़ने की उससे कोशिश? सुशील जी देखिए रुमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 3 घंटे गाड़ी यहां पर खड़ी रही तो जो हमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों से जानकारी मिली है, मोबाइल डेटा जो डंप डेटा है उस पर अब फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काम करना शुरू कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्किंग में जब 3 घंटे गाड़ी खड़ी थी तो ये बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर उमर इसमें बैठा था तो वो निश्चित रूप से किसी से कम्युनिकेशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था और इसीलिए डंप डेटा उस दिन का यहाँ पर बेहद आवश्यक है और इसीलिए मोबाइल के डंप डेटा की अब तमाम जानकारी सुझाई जा रही है, तमाम डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी नजर रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल पार्किंग के आसपास के इलाके के मोबाइल डेटा को खंगाला जा रहा है बल्कि फरीदाबाद में जो कम्युनिकेशन हुआ है यानी कि फैजपुर तेगा में और फजारिका में यानी फौज में, वहां के भी मोबाइल डेटा को भी कलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद और बदरपुर बॉर्डर होते हुए अगर गाड़ी दिल्ली में एंट्री कर रही है तो निश्चित रूप से गाड़ी चलाने वाला वो संदिग्ध व्यक्ति जिसको उमर बताया जा रहा है वो किसी ना किसी से कम्युनिकेशन में था, बातचीत कर रहा था और इसीलिए जब 3 घंटे गाड़ी फिलहाल यहाँ खड़ी रही तो बिना बातचीत के ये ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ा होगा और इसीलिए स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो मोबाइल के डंप डेटा को भी खंगाल रही हैं। कम से कम 200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है इस पूरे इलाके के डंप डेटा को खंगालने में और क्योंकि मोबाइल से बहुत अहम सुराग मिल सकता है, किससे कम्युनिकेशन हो रहा था, क्या बातचीत हो रही थी, किसी ना किसी से बातचीत बिना हुए ये ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ा है। 3 घंटे वो बैठकर गाड़ी में कम्युनिकेट जरूर कर रहा था ये स्पेशल। सुशील, लेकिन वो कहते हैं ना कि भूस के ढेर में सुई तलाशना, भूस के ढेर में सुई तलाशना इतना मुश्किल
ये पूरा काम होगा। लेकिन ये सुई तलाशना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में अगर कहीं कुछ और संकट मंडरा रहा है तो उसको पहले ही खत्म कर दिया जाए, जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो खासा बड़ा नेटवर्क है, जिसमें नाम डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन के कल तक सामने आए थे और अब आज नाम डॉक्टर उमर का है। डॉक्टर उमर जिसने धमाका कर दिया। शुरुआती जांच में यही तस्वीर उभर रही है और ऐसे में कुछ और किरदार, साजिश के कुछ और किरदार, देश के दुश्मन, देश के कुछ और दुश्मन वो सामने आएंगे तो फिर वो भूस के ढेर में सुई की तलाश जरूरी। सुशील, उसमें से सबसे बड़ा संदेश भारत सरकार का यही है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह स्पॉट पर रात में पहुंचते हैं महज कुछ ही देर में, और वो अस्पताल भी जाते हैं, स्पॉट पर भी पहुंचते हैं, सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से रात में भी वो मुलाकात करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जांच में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद सुबह हाई लेवल मीटिंग। इसका मतलब है कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर सजग है, जांच एजेंसियों को फ्री हैंड है कि इस पूरे मामले में जो भी जांच है वो की जाए, कड़ाई से जांच की जाए, और जो भी लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इसीलिए सीधे तौर पर न केवल गृह मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री की भी नज़र कहीं ना कहीं इस पर बनी है। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार ऑपरेशन में हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्पेशल सेल की जो टीम है हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन तमाम इलाकों में लगातार रात भर से छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ी बात है कई होटलों से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर यह तय है कि भारत सरकार इस पूरे अटैक को लेकर, जो फिलहाल कार में धमाका हुआ है उसको लेकर गंभीर है, और इसीलिए जांच एजेंसियां पूरी तरीके से इस पूरे मामले में किसी भी एंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मोबाइल डेटा हो, सड़क पर पड़ा हुआ कोई छोटा टुकड़ा हो। एफएसएल की जो टीम है वो हर एक टुकड़े को उठाकर जांच कर रही है। आसपास के जो भी इलाके हैं उन तमाम इलाकों के घरों में जाकर एफएसएल टीम ने छतों पर जाकर तमाम जो सबूत उनको लगता है कि ये सबूत है या परकच्चे जो उड़े थे गाड़ियों के वो उड़ के यहाँ आए हैं, वो तमाम चीज़ों को जुटाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आप रहिए मेरे साथ में, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है इसको लेकर हाई लेवल बैठक की तैयारी है और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। दिल्ली कार धमाके को लेकर थोड़ी देर में हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक में एनआईए के डीजी, आईबी के डायरेक्टर मौजूद रहेंगे। गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बैठक में शिरकत करेंगे और जो जानकारी मिल रही है जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं वो भी इस मीटिंग में जुड़ेंगे, वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो भी इस मीटिंग में जुड़ेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, वो जिस तरीके से जांच का दायरा है उसी तरीके से इस हाई लेवल मीटिंग में भी दिल्ली से बड़े अधिकारियों से लेकर जम्मू कश्मीर के डीजी तक सबकी मौजूदगी रहने वाली है। नीरज, यही बड़ी खबर है इस वक्त की। हाँ बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं तो उससे साफ होता जा रहा है कि ये कितना बड़ा ये वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम है जिसके भंडाफोड़ करने की कोशिश में अब जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। क्योंकि देखिए आप कितने डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं, चाहे मुजम्मिल और आदिल के बारे में तो हमने सुन लिया, अब डॉक्टर उमर का नाम इसमें निकल कर आया है। ये सब पढ़े लिखे जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के हैं और ये फॉरेन हैंडलर्स के साथ जिसके बारे में जानकारी मिल पाई है, ये पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ जो इंक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स जैसे होते हैं उनके ज़रिए ये जुड़े हुए थे। उन सब की जांच के लिए ही ये इतनी बड़ी ये जो मीटिंग है जिसके बारे में आपने जानकारी दी, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि आखिरकार एक तो ये भी जानकारी ली जाएगी जब मुजम्मिल को 8-9 दिन पहले पकड़ लिया गया था, आदिल को पकड़ लिया गया था, उसके घर से लॉकर से उसके जो है AK-47 मिली थी, तो फिर किस तरह से ये देरी कैसे हुई, क्या वाकई में जो ये कार थी I-20 कार थी, ये क्या दलानी के लिए ही लाल किले पहुंची थी या क्या जल्दबाजी में ये करी गई थी। इन कड़ियों को कितनी जल्दी जोड़ा जा सकता है, एनएसजी की टीम कितनी जल्दी बता देगी कि एक्सप्लोजिव कौन सा था, क्या अमोनियम नाइट्रेट ही था, किस तरह से टाइमर इस्तेमाल किया गया, क्या टाइमर क्या गलत उसने दिया कि वो यहाँ ब्लास्ट हो गया, कहीं और जाना था डिफ्यूज़ करने के लिए उसको। इस सब की जानकारी जो थी गृह मंत्री अमित शाह खुद लेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या वाकई में ये आतंकी हमला मानते हुए इस पूरे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी जाए जो अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के पास थी। मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे। हमारे संवाददाता पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
गृह मंत्री का आवास, जहां पर अब से कुछ ही देर में यह हाई प्रोफाइल बैठक शुरू होने वाली है। और इस बैठक में शिरकत करने के लिए, क्योंकि 10:50 तो अभी समय हो रहा है, 11 बजे से बैठक शुरू होनी है, कौन कौन वरिष्ठ अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं, अभी किस किस के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? पवन, क्या है अपडेट? देखिए, अब से ठीक थोड़ी देर पहले जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं सतीश गोलचा, वो गृह मंत्री आवास पहुंच चुके हैं। उनके अलावा जो आईबी डायरेक्टर हैं तपन डेका, वो गृह मंत्री आवास पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ डीजी एनआईए जो हैं वो भी गृह मंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी। अपने पीछे की तस्वीर में आपको गृह मंत्री आवास की दिखा दूं कि जिस तरह से लगातार जो है यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद बनी हुई है, क्योंकि हाई प्रोफाइल एक बड़ी बैठक यहाँ होने वाली है। पूरे दिल्ली ब्लास्ट के मामले को लेकर गृह मंत्री जो है एक एक चीज की जानकारी लेंगे कि लगातार वह रात से ही तमाम अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आपने देखा वो स्पॉट पर भी गए, घायलों से भी मुलाकात की। उसके साथ साथ लगातार जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में है। और इस बैठक में जो रात भर में डेवलपमेंट हुए हैं उनकी जानकारी गृह मंत्री लेंगे और आगे किस तरह से किस ओर ये जांच जा रही है उसकी पूरी जानकारी गृह मंत्री को तमाम जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो जो जांच एजेंसी हो या दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, वो सब इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस बैठक में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो सीपी जो डीजी हैं पुलिस के, वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे, क्योंकि इस पूरे ब्लास्ट के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं इसी बड़ी कवरेज के साथ, क्योंकि अब तो वो वक्त आ गया है जब हाई लेवल मीटिंग होनी है। और इसी हाई लेवल मीटिंग के बाद क्या दिल्ली जो इस वक्त डर और खौफ के साए में है उसी को दहशत से बाहर निकालने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां भी दिल्ली के लोगों के साथ साझा की जाएंगी क्या? इस बात पर भी हमारी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।